ये तुम्हारे मरासम और रसूख का मामला है, तुम चाहो तो थाने में भी उनसे बात कर सकते हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है। अव्वल खान के चेहरे पर हैरत के आसार नजर आए। इतनी सीधी सी बात मेरे जहन में क्यों नहीं आ सकी? मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि इन दोनों को स्टेशन 4 बुलवाना मुनासिब नहीं होगा और इस वजह से मुझे इन दोनों औरतों से दूर रहना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इन दोनों की मिजाज पुरसी करूं, लेकिन मुझे पहचानते ही शोर मचाना शुरू कर देंगी। ये काम तुम्हें अकेले ही सर अंजाम देना होगा, मैंने हंसते हुए कहा। तुमने पूरे वाकयात बता दिए, मैं इन्हें देख लूंगा। अव्वल खान ने इत्मीनान से कहा। सरवर के कातलों की इब्तदाई निशानदही के बाद वो ज़हनी तौर पर खासा पुरस्कून नजर आ रहा था। कब देख लोगे? अभी तुम्हारे पास काफी वक्त है। इन्हें थाने बुलाने के बजाय तुम 2 सिपाहियों को लेकर इनके घर पर भी जा सकते हो। जो काम इस वक्त हो सकता है, इसे कल पर क्यों छोड़ते हो? बाज़ बातों पर तुम बुरी तरह अड़ जाते हो। जान की तलाश में जाने वाले की रिपोर्ट भी तो आनी है। वो फोन पर नहीं, ट्रांसमीटर पर आएगी। इसे तुम अपने साथ लेते जाओ। मैंने सारी टेबल से स्याह ऑपरेटर्स उठाकर उसके हवाले कर दिया। उसके होंठों पर शिकस्त खोरदा मुस्कुराहट फैल गई। उसने उठते हुए कहा, तुम को इन लोगों से पूछगछ की इतनी क्या उजलत है? मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि इन दोनों औरतों का रासल मैंडा से कोई ताल्लुक नहीं निकलेगा। सनी को गड़बड़ कर रहा है तो उसने इन्हें एतमाद में नहीं लिया होगा। यह बात हर शक शुबे से बालातर है कि सनी तुम्हारे एक आदमी के कत्ल का जिम्मेदार है। मैंने इसके साथ दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, इसके खिलाफ सारी शहादतें मौजूद हैं। हमें सिर्फ 2 सवालों के जवाब मालूम नहीं है। अव्वल ये कि सनी किसके लिए काम कर रहा है। दूसरा सवाल यह है कि सारे मामलात से अलग थलग रहने के बावजूद वो सीधा नादरा के मकान पर कैसे पहुंच गया। ये बातें मालूम हो जाए तो तुम्हें सनी पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मेरी खलश दूर हो जाएगी। अपने मुजरिम के बारे में तुम्हारा जहन साफ होगा और तुम सनी को देखते ही गोली मारने की पोजीशन में आ जाओगे। हो सकता है कि वो औरतें इस बारे में कुछ बता सके। ब्रीफिंग का शुक्रिया। मैं ये बेगार निमटा कर जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी है कि सरवर के कत्ल के मुजरमों में तुम इतनी गहरी दिलचस्पी ले रहे हो। वो चला गया और मैं होले होले सीटी बजाता हुआ दोबारा टेलीविजन के सामने आ बैठा। अव्वल खान के आने से पहले मेरे जहन पर मायूसी और बददिली की जो धुन छाई हुई थी वह हैरतनाक तौर पर साफ हो चुकी थी, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात हौसला अफजा थी। सागा ने मुझसे खुद कहा था कि वो हुस्न परस्त तबीयत का मालिक है, फूलों पर जान देता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो कीचड़ में खिले हुए हैं या किसी खूबसूरत गमले में। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उसकी वो खुद सताई शदीद खुशफहमी पर मबनी थी। वो दर हकीकत हवस परस्त और नदीदा इंसान था। ऐसे लोग हुस्न को देखकर इसकी नज़ाकत और लताफत से लुत्फ अंदोज होने के बजाय इससे अपना असीर करने पर तुल चाहते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में सागा ने तबाह आजमाई के लिए जिस फूल का इंतखाब किया वो गंदगी और कीचड़ में खिला हुआ था। सागा ने नादिया के इंतखाब को अपनी फराग दिली करार दिया था, मगर वो इसकी बदकिस्मती थी। नादिया और उसकी माँ के घनौने किरदार की नाहुसत सागा को ले डूबी थी। इसका अंजाम आंखें खोल देने वाला था। अपनी दौलत और ताकत से वो इज्जत की जिंदगी के आखिरी लम्हे तक नहीं खरीद सका था। वो अपनी महबूबा के हाथों जख्मी हुआ और उसने जिस्मों के नीलाम घर में अपनी आखिरी सांसें पूरी की, जहां बसने वालियों को इसके दर्दनाक मौत से ज्यादा अपने शाम के धंधे की फिक्र थी। इसे कफन जरूर मिल गया था, मगर शायद आखिरी गुस्ल मुयस्सर नहीं आ सका था। कच्ची कब्र मिल गई थी, लेकिन जनाजा उठने की नौबत नहीं आई थी। इसे कैसे गुनाह की तरह पूरी राजदारी और फुर्ती से मनोवजनी मिट्टी के ढेर में छुपा दिया गया था। सागा के पाबंदे खाक होने के बाद मैदान में सिर्फ 2 हरीफ बाकी रह गए थे। जान की कमीगाह का खोज लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था और अव्वल खान सनी की राह पर लग चुका था। इन दोनों का सफाया हो जाने के बाद वीरा को आज़ादी मिल जाती और हम रासल मैंडा को अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह जिंदा रख सकते थे कि वह अपने हर सांस के साथ सहल मौत की आरजू करता और मौत उससे दूर भागती रहती। खुशमजाजी के आलम में मेरा रख्श ख्याल खूब जकंदे लगा रहा था। आदमी पर कनूतियत तारी हो तो वो तख्तुल सरा में गिरता ही चला जाता है, और जब रिजायत का सरूर हो तो वो सामने की रुकावटों को भी भूल जाता है। इस अपने हर तरफ कामयाबियां ही कामयाबियां बिखरी हुई नजर आने लगती हैं। इस वक्त मैं इसी कैफियत से दो-चार था। इस वक्त गजाला और सुल्तान शाह के कमरों के दरवाजे बंद थे। मुझे दोनों की थकन और बेआरामी का पूरी तरह एहसास था। मैंने उन्हें बेदार करने के बजाय फोन पर जहांगीर की खबर लेने का इरादा कर लिया। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी आवाज पर जहांगीर की तंज में डूबी हुई आवाज आई थी। आज कैसे फोन कर लिया इस नाचीज को? मालूम होता है कि आज फिर तुम्हें किसी पुराने आदमी के बारे में मालूमात दरकार होंगी। क्या बक रहे हो यार? मैंने घुरा कर कहा, मैं तुम्हें मतलब से फोन नहीं करता। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी मालूमात पर। पता नहीं कभी कभी तुम इतनी बेतुकी बातें क्यों करने लगते हो। मैं भी यही कह रहा था कि पहले तुम मुझसे मालूमात हासिल करते हो और फिर उन पर लानत भेज देते हो। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले शाम के एक अखबार से मालूम हुआ है। ये बताओ कि अब किस पर नजर है? नौबत ये आ गई है कि तुम शाम के सनसनीखेज अखबार पढ़ने लगे हो। मैंने झुंझला कर कहा, तुम चबा चबा कर बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ कि तुम क्या जताना चाह रहे हो। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? अभी परसों तरसों की बात है।
कि तुमने मुझसे प्रिंस सागा के बारे में कुछ मालूमात हासिल की और फिर इस बेचारे पर लानत भेज दी। शाम के एक अखबार ने नेपियर रोड पर इसकी पुरस्कार मौत की कहानी छापी है। वो साला इतना बुरा तो नहीं था। देखो जहांगीर, फोन पर होश में रहकर बात किया करो। मैं शहर का कोतवाल नहीं हूं कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी ना हिल पाए। वो जिन धंधों में फंसा हुआ था, मैंने तुमसे इनका जिक्र किया था, उनका यही अंजाम होता है। इस खबर पर तुम्हें हैरत नहीं होनी चाहिए। तुम कहते हो तो मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ। ये बताओ कि तुम लोग कैसे हो? अच्छे खासे हैं। एक आध रोज में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाएंगे। यार आना जाना मुश्किल हो तो कम से कम फोन ही कर लिया करो। सलमा तुमसे बहुत नाराज है। इस रोज वो लपक कर फोन पर आई थी, मगर तुम उसके आने से पहले फोन बंद कर चुके थे। इसके बाद अब तुम्हें हमारा ध्यान आया। मैं ज्ञान ध्यान की बातें नहीं जानता। किस्सा ये हुआ कि इस रोज हमारा फोन अचानक खराब हो गया था और आज ही इसमें जिंदगी के आसार नमूदार हुए। तुम जानते हो कि यहाँ यही सब कुछ होता रहता है। मैं सलमा को यही समझा रहा था कि डैनी खुद से फोन नहीं बंद कर सकता। वो तो तुमसे बहुत शौक से बात करता है, मगर वो अभी तक बरहम है। फुर्सत हो तो आ जाओ, उसे मनाने के साथ एक दो चुस्कियां भी ले लेना। आज मेरे पास बहुत उम्दा माल आया हुआ है, 21 साल पुराना। मालूम होता है कि आजकल तुम सुबह से शाम तक इसी धंधे में लगे रहते हो। अपना क्या है, बस पी लेते हैं, जी लेते हैं, पीना खाना और फिर सो जाना। इसके अलावा जिंदगी में और है क्या? कभी कभी इन तीनों कामों में जरा भी वक्फा आता है तो सलमा लड़ने बैठ जाती है। मैं आलू खराब लाता हूँ, प्याज छोटी और गली हुई होती है, बर्फ लगे हुए मटर के दाने दिन भर में भी नहीं गलते। मेरा लाया हुआ लाहौरी नमक किरकिरा होता है, धनिया में लकड़ी का बुरादा बहुत ज्यादा होता है, मेरी लाई हुई हर चीज में कीड़े निकालने लगती है। इसके शिकवे सुन सुनकर ये सारी बातें मुझे अजबर हो गई हैं। उसकी बातें सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसा, फिर बोला, खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे लड़ती है। इस शहर में बहुत से ऐसे बदनसीब शौहर भी हैं जिनकी बीवियां इन्हें मोहब्बत तो दूर की बात है, लड़ने के काबिल भी नहीं समझती। दोनों कामों के लिए दूसरों से रजू करती हैं। यह तुम्हारी पुरानी आदत है, हमेशा इसकी तारीफ करते रहोगे। कभी मेरे लिए भी हमदर्दी के दो बोल दिया करो। तुम्हारा क्या घिस जाएगा? मुझे यकीन था कि वो शिकवा करते हुए जहांगीर का चेहरा काबिल रहम हो गया होगा। हर वक्त की ये लड़ाइयां तुम दोनों की जिंदगी अजीरन कर देंगी। अब हालात साजगार हो रहे हैं। मेरी मानो तो किसी कारोबार की दाग बेल डालो। दिन भर उससे दूर रहोगे तो शाम को वो तुम्हारी कदर करने लगेगी, वरना रोज तुमसे बेजार होती रहेगी। मैं खुद भी सोच रहा हूं, मगर ढंग का कोई कारोबार समझ में नहीं आता। गारमेंट्स का पुराना काम क्यों शुरू नहीं करते? तुम्हारे पास इसका तजर्बा भी है। वो काम अब बेकैफ हो गया है। साल में 3 मरतबा तो उसकी शरह की रद्दोबदल होती है। बाज़ौकात तो लोगों को साग बचाने के लिए खसारा उठाकर ऑर्डर पूरा करना पड़ता है। एक्सपोर्ट से ज्यादा आजकल इंपोर्ट में फायदा है। ड्यूटी कम हो तो आने वाले माल पर मुनाफा, ड्यूटी बढ़ जाए तो पुराना स्टॉक लॉटरी बन जाता है। इस बार इंपोर्ट का ही कोई आइटम तलाश करूंगा। तुम्हारा यह मशवरा दुरुस्त है कि मुझे घर से निकलना चाहिए। ये सब नहीं कर सकते तो शहर में कोई अच्छा सा होटल ही खरीद लो, ये भी अच्छा काम है। नहीं, उसने फौरन इनकार कर दिया। मैं 2-4 जवान बेटों का बाप होता तो जरूर इस काम के बारे में सोचता। इस धंधे में अकेला आदमी अपने मुलाजमीन के लिए कमाता है। इस तक सिर्फ इतनी आमदनी पहुंचती है कि वो इज्जत से जिंदा रह सके। मैं अपने एक दोस्त का अंजाम देख चुका हूँ। जब तुम्हारी तरफ आना होगा तो इस बारे में भी बात करेंगे, जरूर करेंगे। मगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर भी कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैंने हल्का सा कहका लगाकर कहा, ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि मैं कोई ब्रेवरी खोल लूं और तुम इसके मुस्तकिल खरीदार बन जाओ। किसी और कारोबार में हम दोनों एक साथ नहीं चल सकेंगे। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि इस वक्त मुझे क्यों फोन किया है। अकेला बैठा बोर हो रहा था, सोचा कि तुम ही से बात कर लूं और तुमने प्रिंस सागा की मौत की खबर सुनाई। शर्म की बात है, साला कहाँ मरा है और किसके हाथों मारा गया है? तो क्या अखबार ने इसके कातिल का नाम भी लिखा है? मैंने चौंक कर हैरत से पूछा। ये अखबार वाले बहुत चालाक होते हैं। कत्ल का शुबा सनी नाम के किसी जखने पर जाहिर किया जा रहा है। वो सागा की मौत के बाद सिरपोश हो चुका है। चलो, वह अपने किसी ससुराली के हाथों ही मारा गया है, हमें इससे क्या लेना? वो गुफ्तगू को मजीद तूल देने का ख्वाह था, लेकिन मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने अखबारी इतला में सनी के नाम की मौजूदगी का जिक्र करके मुझे अपने नजरिए पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने काफी ज़हनी वर्जिश और अव्वल खान के जख्मी आदमी का बयान के बाद सनी पर कत्ल के शुबे का इजहार किया था, और वह कत्ल भी सागा का नहीं, सरवर का था। अव्वल खान का गवाह मंजर आम पर नहीं आया था और सागा के कत्ल का ना करदा गुनाह सनी के सर पर लादा जा रहा था। वो कौन था जिसने अखबारी नुमाइंदे को वो खबर फराहम की थी? मुझे महसूस होने लगा कि सागा के राह से हट जाने के बाद कोई गुमनाम ताकत सनी के गिर्द साजिश का ताना बाना तैयार कर रही थी। 5 बजे अव्वल खान दोबारा लौटा है। इस बार घंटी की आवाज पर गजाला कमरे से निकल आई थी। तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो जल्दी से चाय बना कर ले आओ, मैं बहुत थक हार कर लौटा हूं। अव्वल खान ने उसे देखते ही फरमाइश कर दी और गजाला ताजा दम होकर लौटने का वादा करके दोबारा अपनी ख्वाबगाह में घुस गए। वो दोनों बहुत मक्कार और साजिशी औरतें हैं। अव्वल खान ने सोफे में गिरकर कहना शुरू किया। पुलिस वालों को देखते ही बैन करने लगी कि इनके सर वाला उठ गया और पुलिस भी इनके पास आ रही है। नादिया नए फैशन के काले सूट में थी। इसकी माँ ने काला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। तुम इतनी तफसील में गए तो ये बातें रात तक खत्म नहीं होगी। ये बताओ कि नतीजा क्या रहा? नादिया ने समझ लिया कि सागा की लाश कब्र से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा
और सागा की रीढ़ की हड्डी का जख्म सामने आ जाएगा। उसने बताया कि डैनी नाम का एक आदमी सागा के पास आया था। दोनों में किसी बात पर तकरार हो गई। डैनी ने उस पर गोली चलाई और भाग गया। मेरा ख्याल है कि अपने दिफा में इतना झूठ बोलना हर मुजरिम का हक होता है। इस झूठ की बिना पर उन्हें नाकाबिले एतबार नहीं ठहराया जा सकता। बाजारी औरतों का यही कमाल होता है कि वो अपने सामने आने वाले हर नए मर्द को आसानी से अपनी मासूमियत और मजलूमियत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। यही उनके रोजगार की कामयाबी का गुरु होता है। अव्वल खान ने मेरी बात का बुरा नहीं माना और बदस्तूर मुस्कुराता रहा। सागा को मुलाजिम के साथ अस्पताल रवाना करके वो दोनों अपने पुराने मोहल्ले में गईं ताकि वहां से किसी मर्द को सागा की देखभाल के लिए अस्पताल भेज सके। सनी से सागा अक्सर अपना बदन दबवाता था और इनाम में उसे खासी बड़ी रकमें देता रहता था। सनी ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। वो अस्पताल पहुंचा तो सागा को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जा रहा था। मेरे आदमी सागा को लेकर डेयरी की तरफ रवाना हुए तो सनी ने एक टैक्सी में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। नादरा का घर देखकर वो लौट आया। इनकी रोजियों का सबसे बड़ा हिस्सा सागा की जिंदगी से वाबस्ता था। इन्होंने सागा को इन पुरस्कार आदमियों की कैद से निकालने का फैसला कर लिया। ये जिम्मेदारी भी सनी ने अपने ऊपर ले ली। इसके बाद के वाकयात से वो बेखबर है। इन्हें यह भी मालूम नहीं कि सनी ने अपनी मदद के लिए किन लोगों को अपने साथ लिया था। सनी वापस आया तो करीबुल मर्ग सागा बेहोशी की हालत में उसके साथ था। इसकी बाँचों से नीले नीले झाग निकल रहे थे। सागा को डेरेदारनी के पास छोड़कर वो चला गया और अब तक लापता है। नीले झाग, इसका मतलब है कि सागा को रास्ते में जहर भी दिया गया था। जरूरी नहीं कि इसे जहर दिया गया हो। सांस कटने और बदन में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से भी ऐसी अलामात जाहिर होने लगती हैं। मुझे इस कहानी में कोई झोल नजर नहीं आता। सुना है कि शाम के किसी अखबार ने सनी को कातिल करार दिया है। मैंने पूछा, यह बहुत पुरानी बात हो गई। बाजार वालों को गार्डन ईस्ट के मकान में पेश आने वाले वाकयात का सिरे से इल्म नहीं था। इन्हें सिर्फ ये मालूम हुआ कि सनी ने बेहोश और जख्मी सागा को डेरेदारनी तक पहुंचाया और फिर गायब हो गया। डेरेदारनी भी लाश को कब्रिस्तान भेजकर गार्डन ईस्ट कूच कर गई। लोग यही समझे कि सागा को सनी ने मारा है। बाद में डेरेदारनी से राब्ता हुआ तो इस गलत फहमी की तरदीद होगी। यानी अखबार वालों ने सनसनी और चटखारा पैदा करने के लिए दानिस्ता एक ऐसी अफवाह छापी जो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। मैंने मुलामत अमेज लहजा में कहा, झूठी खबरों और अफवाहों पर अखबार चलाना खुली बदयानती है। शाम के बेशतर अखबारों का यही मायार और अंदाज है। इस मुकाबले में असल अखबारात बहुत पीछे रह गए हैं। अगर लोग इन झूठे अखबारों को खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद अफवाहों की शहदाई हैं और यही कुछ पढ़ना चाहते हैं। मुझे इस ताज़ा तरीन तजुर्बे से वाकई दुख हुआ था। इस वक्त ये गैर मुतल्लका बातें हैं। अव्वल खान ने मुझे टोक कर अपना बदला ले लिया और किसी तवक्कुफ के बाद कहा, सनी के डेरी पहुंचने का मुअम्मा हल हो गया। ये बात भी साफ हो गई कि इस वाक़े में किसी साजिश का इम्कान नहीं है। वो लोग अपनी मालूमात की रोशनी में बिला सोचे समझे सब कुछ करते चले गए और जब नताइज के खौफ ने सर उभारा तो तीनों आदमी खामोशी से रुपोश हो गए। मगर वो कब तक चुप रहेंगे? एक ना एक दिन उन्हें सामने आना ही होगा और वही उनके एहतसाब का पहला और इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इन तीनों में सिर्फ सनी को शनाख्त किया गया है, बाकी 2 अफराद की शनाख्त होनी है। सनी पर आकबत रोशन होगी तो वो खुद ही इनके नाम उगल देगा। यानी सरवर के खून का हिसाब बेबाक करने के लिए अब तुम्हें सिर्फ सनी को तलाश करना है। बज़ाहिर यह मालूम होता है इसका इन्हिसार सनी के एतराफात पर होगा। तुमने अभी तक दूसरे मामले का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने उसे याद दिला, कौन सा मामला? उसने खालिउल ज़ैनी के आलम में बेसाख्ता खैर से पूछा, जिसके लिए तुम ऑपरेटर्स अपने साथ लेकर गए थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। हाँ, उसने अभी तक राब्ता नहीं किया। शायद वो कहीं उलझ गया है। मेरा ख्याल है कि यह ऑपरेटर्स 2 तरफा है। चाहो तो तुम ही इससे राब्ता कर सकते हो। पता नहीं वो किस सिचुएशन से 2-4 हो। मेरी कॉल उसके लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। वो जिम्मेदार आदमी है। पहली फुर्सत में मुझे अपनी रिपोर्ट देगा। वैसे उसकी ये ताखीर गैर मामूली है। गजाला हमारे लिए शाम की चाय और कुछ लवाजम ले आई थी। बातों का सिलसिला टूट गया। हम तीनों चाय पीने में मसरूफ थे कि अव्वल खान की गोद में रखे हुए ट्रांसमीटर पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। उसने चाय की प्याली ट्रे पर रखकर फौरन ही ऑपरेटर्स उठा लिया। बर्ड कॉलिंग है। दूसरी तरफ से धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी आवाज दबा कर बोल रहा हो। ए ऑनलाइन, क्या बात है? तुमने बहुत देर से राब्ता किया है? अव्वल खान ने पूछा। मैं सख्त मखमसे में हूँ सर। ये मकान तो 3 महीने से खाली पड़ा हुआ है। खिड़कियों के शीशे पर गर्द जमी हुई है। दरवाजे मुकफ्फिल हैं और अहाते के लान में उगी हुई घास कई इंच लंबी हो चुकी है। मैं इस वक्त लान ही की कोने से बात कर रहा हूँ। मुझे मजबूर होकर अंदर आना पड़ा है। यह मकान सरदार वजाहतुल्लाह का ही है या तुम किसी और घर में पहुंचे हुए? यह सरदार वजाहतुल्लाह का ही घर है। मुझे कुर्बो जवार से मालूम हुआ है कि इनकी फैक्ट्री पर बैंकों के 42 करोड़ रुपए बरसों से वाजिब उल अदा है। इनकी वसूली के लिए किरकी और गिरफ्तारी के वारंट के खौफ से वो पूरे कुंबे समेत मुल्क से जा चुके हैं। यहाँ चौकीदार तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस मकान का फोन ऐसे लोगों के जेर इस्तेमाल है जो आज मुंह अंधेरे ही वहां पहुंचे हैं। यह मकान वीरान और गैर आबाद कैसे हो सकता है? आते में चूहों और मेंढकों की बहुतात है। मकान के दरवाजे के सामने फर्श पर जमी हुई गर्द पर जूतों के ताज़ा निशानात के सिवा इमारत में इंसानी मौजूदगी के कोई आसार नहीं है। इमारत वीरान है तो गर्द पर जूतों के ताज़ा निशान कहाँ से आ गए? बाहर से वीरानी का एहसास हो रहा है। वो किसी एक ही आदमी के जूतों के निशान है। इनके अलावा इस मकाम पर
कुछ पुराने निशानात भी हैं जो ताज़ा गर्द जमा होने से धुंधला गए हैं। हो सकता है कि इस रास्ते से कोई मकान में आता जाता हो, मगर अंदर दाखिल हुए बगैर इस बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती। वो रुपोश मुजरिम है, इसलिए इतनी ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सूर्य गरूब होने वाला है। हो सकता है कि किसी खिड़की के पीछे रोशनियों की झलक नजर आए। अंधेरा फैलने के बाद ही कुछ सही अंदाजा हो सकेगा। इस वक्त तक तुम अंदर ही रुक कर जायजा लेते रहो। राइट सर, मैं अंधेरा होने के बाद अगली रिपोर्ट दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि अंदर वालों ने किसी खिड़की के अंधे शीशों के पीछे से तुमको देख लिया हो? कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी एहतियात की है। अंदर उतरने के बाद से खिड़कियों के सामने वाले हिस्सों में पेट और कोहनियों के बल खिसट रहा हूं। गर्द आलूद फर्श का जायजा लेने के लिए मैं अपने कदमों पर खड़ा हुआ था, क्योंकि इधर सपाट दीवार के साथ सिर्फ बंद दरवाजा है। मुश्तबा दरवाजे पर खास तौर पर नजर रखो। अंधेरा फैलने के बाद जरूरी हुआ तो मैं खुद वहां आऊंगा। इस इमारत में कम अज कम 2 अफराद, एक मर्द एक औरत को मौजूद होना चाहिए। यस सर। अव्वल खान की जबरदस्ती के जवाब में वो यही कह सकता था। आउट। ये कहकर अव्वल खान ने अपरेटस बंद कर दिया और चाय पीने में मसरूफ हो गया। गजाला को ताज़ा तरीन हालात का इल्म था, ना ये मालूम था कि टेलीफोन पर ऑब्जर्वेशन का मुस्बत नतीजा आ चुका था। इसके सामने अव्वल खान ने अपरेटस पर पूरी इसरार से गुफ्तगू की थी, लेकिन उसने मेरी तवक्का के बरक्स कोई सवाल नहीं किया था। इत्मीनान से बैठी चाय पीती रही, जैसे इन मामलात से उसका कोई ताल्लुक न हो। अव्वल खान उसकी बेखबरी में गहरी दिलचस्पी से उसका जायजा ले रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वो गजाला से पूछ ही बैठा, तुम्हें मेरी गुफ्तगू के बारे में कोई तजस्सुस नहीं है? मेरे कान खराब होते तो शायद जरा भी तजस्सुस ना होता। इस वक्त तो ये फितरी सी बात है। वो मुस्कुरा कर बोली, लेकिन तुमने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। क्या जरूरत है? हर बात हर एक के जानने की नहीं होती। जरूरी हुआ तो मुझे खुद ही बता दिया जाएगा। ना बताया तो तुम खलवत में भी डैनी से इस बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। अगर बताने के इतने ही बेचैन हो तो खुद बता दो, मैं गैर रसूली सवालात नहीं करूंगी। जान की पनाहगाह का सुराग मिल गया है। अव्वल खान का एक आदमी वहां पहुंच चुका है। एक मर्द और एक औरत की मौजूदगी की बात से मुझे अंदाजा हो गया था। इसका मतलब है कि अंधेरा फैलने के बाद आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। वो बहुत पुरुमीद नजर आ रही थी। मुकद्दर ने यावरी की तो आज रात वीरा हमारे साथ होगी और रात सलमेंडा को उल्टा लटका दिया जाएगा। वो कैदी होने के बावजूद नासकून से हमारे सीने पर मूंग तल रहा है। मैंने कहा, काबिल गौर बात यह है कि वहां गर्द पर एक ही आदमी के जूतों के निशान है। वीरा जॉगर्स पहने हुए थे। अगर वो वहां है तो वीरा के जॉगर्स के निशान क्यों नहीं आए? गजाला ने पूछा। वीरा अपने कदमों पर चलकर वहां नहीं गई। जान उसे बेहोश करके उठा ले गया। मुझसे पहले अव्वल खान बोल पड़ा, अहम बात यह है कि कदमों के वो निशान ताजा हैं। मैं एक और बात भी कई मरतबा सोच चुकी हूँ। गजाला ने पुरख्याल आवाज में कहा, हमारे पास कुछ वक्त बाकी है, अपनी बात क्या डालो। अव्वल खान ने उसकी हौसला अफजाई की। हमने उससे कहा, सुराग लगाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया, क्या जान ने इस पर गौर नहीं किया होगा? एक अहम सवाल है। अव्वल खान खुश होकर बोला, इस पर हमारी बात नहीं हुई, मगर मैं भी ये सोचता रहा हूँ। वीरा को उठा ले जाने के बाद जान के पास मुतबादिल रास्ता नहीं था। वो रासल मेडा से बात करने के लिए बेचैन था। उसने अपना फोन नंबर जाहिर किए बगैर हमसे रब्ता कर लिया। फिर डैनी ने एक मंसूबे के तहत उसे अपनी बातों में फांस कर आमादा कर लिया कि वो हर 2 घंटे बाद वीरा से इसकी बात करवाता रहे। दबाव में होने की वजह से इस वक्त भी जान को ऑब्जर्वेशन के खतरे का इदराक नहीं हो सका। वीरा से 3 मरतबा फोन कराने के बाद उसे यक बयक अंदाजा हुआ कि गलती कर रहा है और उसने अपने असल अंदेशे का इजहार किए बगैर दूसरे बहानों से वो सिलसिला जारी रखने से इनकार कर दिया। ये उसकी बदकिस्मती है कि उसकी आखिरी 2 कॉल्स रिकॉर्ड कर लेगी। इसके इनकार से पहले हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर चुके थे। मैंने अव्वल खान की बात में टुकड़ा लगाया। अगर यह सब इसी तरह हुआ है तो इसका वक्त पूरा हो चुका है। गजाला बोली, तो क्या तुम्हें इस पर शुबा है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। शुबा नहीं तो यकीन भी नहीं है। जो शख्स कैदियों के तबादले के लिए किसी तीसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी किए बैठा हो, वो इतने वाज़ेह खतरे को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? तुम्हारा मतलब है कि ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट गलत है, या फिर जान खुद ही हमें चूहेदान में फांसने की कोशिश कर रहा है? मैंने कदरे तेज लहजे में पूछा। मेरा कोई भी मतलब नहीं है, एक नुक्ता मेरे ज़हन में चुभ रहा है। मैंने इसे बयान कर दिया। इसमें कोई वजन है या नहीं, यह फैसला करना आप लोगों का काम है। गजाला की बात माकूल है। अव्वल खान ने ऐलान किया। मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ। हालात के बदतरीन दबाव में जान पहले यह खतरा नहीं भाप सका। अंदाजा लगाते ही उसने इसका तोड़ निकाल लिया। आज सुल्तान शाह बहुत लंबी तान कर सोया हुआ है। वो जाग रहा होता तो हमारे तजिए पर कुछ और ही एतराज करता। मैंने हंसते हुए कहा, हर शख्स अपने अपने अंदाज में सोचता है। मशवरे की इजाजत खत्म कर दें या फिर मशवरों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। हर शख्स पूरी नेक नीयती से सोचने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि वो आपके ख्यालात से मुत्तफिक हो। सुल्तान शाह भी कभी कभी तनकीद बराए तनकीद नहीं करता, अपनी तरफ से बेहतर बात सामने लाता है। झगड़ा खत्म। अव्वल खान ने गजाला के लहजे की तुर्शी का अंदाजा लगाने के बाद हाथ उठाकर कहा, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। थोड़ी देर बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कानों में अपना नाम गूंजा है। सुल्तान शाह ने अचानक नमूदार होकर तमस्कराना लहजे में कहा, खैरियत तो है? मुझे किसने याद किया है? तुम आराम करो, अब तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। मैंने उसे मशवरा दिया, मगर वो नहा धोकर बाहर आया था। वापस जाने के बजाय ड्राइंग रूम ही में आ बैठा। ऑपरेटर्स भी मैदान में है। मालूम होता है कि कोई खास बात जेर गौर है। सुल्तान शाह मुतजस्सिसाना नजरों से बारी बारी
हमारे चेहरों का जायजा लेते हुए बोला। मैंने गजाला को आंख से इशारा किया और वो सुल्तान शाह से बोली, ये दोनों अपनी बातें दोहराते रहे तो इनके गले खराब हो जाएंगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगी, मगर ये याद रखना कि आज की कार्रवाई बहुत महदूद पैमाने पर और मुकम्मल राजदारी से होगी। हो सकता है कि इसमें तुम्हारी मौजूदगी की गुंजाइश न निकल सके। अव्वल खान ने इसके उठने से पहले ही वाजे कर दिया। सुल्तान शाह तेज नजरों से मुझे घूरता हुआ गजाला के पीछे पीछे बाहर निकल गया। बाहर की फिजा में उतरता हुआ धुंधलका तेजी से गहरा होता जा रहा था। सूरज अपने सफर की आखिरी मंजिल पर पहुंचा हुआ था और जरा सी देर में रिदाए शब हर तरफ फैल जानी थी। बर्ड से बात हो तो जरा यह भी पूछ लेना कि वहां कोई गाड़ी नजर आ रही है या नहीं। मैंने तवील सांस के बाद अव्वल खान को याद दिला। मेरे ज़हन में आने वाले वक्त का धुंधला सा मंजरनामा तरतीब पा रहा था और मैं इस वीरान मकान से जान के फरार की खर्रा मसदूद करने की जरूरत महसूस कर रहा था। बाहर के अंधेरे का जायजा लेने के लिए हम देर तक यूं ही बैठे रहे। जब हमारे चेहरे भी तारीकी में मुदगम होने लगे तो मैंने उठकर ड्राइंग रूम रोशन कर दिया। चंद सानियों बाद बर्ड ऑपरेटर्स पर अव्वल खान से बात कर रहा था।